मोदी का सारा गरूर खाक में मिल गया। सऊदी अरब ने भारत की सारी बदमाशी निकाल दी। भारत में तेल की सप्लाई बंद होते ही मोदी ने मोहम्मद बिन सलमान से माफी मांग ली। खबर तेज चैनल की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मोदी और भारतीय फौज ने सऊदी अरब के सामने अपनी हार को तस्लीम कर लिया। मोदी की मोहम्मद बिन सलमान से माफी के बाद बीजेपी और आरएसएस शदीद नाराज। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। वीडियो में आपको बताएंगे कि क्यों मोदी ने मोहम्मद बिन सलमान से माफी मांग ली और कैसे मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान के प्लान को कामयाब बना दिया है। सऊदी अरब ने भारत को अपनी ताकत दिखा दी। मोहम्मद बिन सलमान ने मोदी की सारी अकड़ निकाल कर रखी। कश्मीर पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान का काम आसान कर दिया। मोदी सरकार ने सऊदी अरब के सामने अपनी हार को तस्लीम कर लिया। इमरान खान और मोहम्मद बिन सलमान का कश्मीर की आज़ादी का प्लान कामयाब। मोदी की साजिश इसलिए ही अपने गले में पड़ गई। इमरान खान और मोहम्मद बिन सलमान ने मिलकर भारत के खिलाफ बाजी पलट कर रख दी। मोदी सऊदी अरब से माफी मांगने पर मजबूर हो गया, इसीलिए मोदी की सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक गुफ्तगू दौरा भारत की दावत दे डाली। दोस्तों, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में उन्हें भारत के दौरे की दावत दी है। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में दो तरफा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की फंक्शनिंग पर तबादला ख्याल किया। दो तरफा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की फंक्शनिंग पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वली अहद ने जल्द दौरा भारत की हामी भर ली और अपने दौरे से पहले भारत में जारी अंदरूनी मसाइल को हल करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद बिन सलमान का दौरा भारत से सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के लिए दिल्ली पर अपनी पुरानी दोस्तियां तर्क कर देगा। जब से नरेंद्र मोदी इक़्तिदार में आए हैं, इंडिया के खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात वाज़ेह तौर पर मजबूत हुए हैं। गुज़श्ता 5 वर्षों में इंडिया और सऊदी अरब करीब आए हैं और सन 2016 में नरेंद्र मोदी के रियाज के दौरे पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी जल्द इंडिया के दौरे पर पहुंचेंगे, जिससे ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। दोस्तों, इंडिया की खाम तेल की दरामदात का 1/4 हिस्सा सऊदी अरब से आता है और सन 2018 से 2019 में इंडिया ने इस पर 87 अरब डॉलर खर्च किए। अमेरिका, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद सऊदी अरब इंडिया का चौथा बड़ा तिजारती हलीफ है। ताहम कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये रिश्ता कुर्बत के बावजूद दूरियों का शिकार। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि क्या वली अहद के इस दौरे से सऊदी अरब का झुकाव इंडिया की तरफ बढ़ेगा। माहिरीन कहते हैं कि इन्हें किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं है। दहाइयों से मगरबी एशियाई सियासत पढ़ाने वाले प्रोफेसर पाशा वजाहत करते हुए कहते हैं, ऐसा ईरान, यमन और खलीज में कतर की सियासी सूरत हाल की वजह से है। सऊदी अरब कोई बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहता। इनका मजीद कहना था कि ट्रंप के जाने के बाद अगर सऊदी अरब के साथ अमेरिकी ताउन कम हो जाता है तो कोई भी मुल्क इसके दिफा के लिए सामने नहीं आएगा, सिवाय पाकिस्तान के, जो इसका तवील अरसे से इत्तेहादी है। यही वजह है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को गंवाना नहीं चाहता और इसने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की अस्करी इमदाद में भी इजाफा कर दिया है। दूसरी जानिब रियाज को ये मालूम नहीं कि आया इंडिया इसे सिक्योरिटी और अस्करी ताउन देगा या कि नहीं। दोस्तों, रवायती तौर पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात चट्टान की तरह मजबूत हैं और ऐसा ताल्लुक बाहमी एतमाद की वजह से है। तनाज़ा कश्मीर और अफगानिस्तान के मामले में सऊदी अरब का झुकाव पाकिस्तान की जानिब है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा का कहना है कि बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के बावजूद ये ताल्लुकात एक गाहक और ताजर से ज़्यादा के नहीं हैं। उनका कहना था कि इंडिया और सऊदी अरब के रवाबत पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की तरह वसी नहीं हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि अगस्त 2019 के बाद से मसला कश्मीर की हिमायत में OIC की राबिता कमेटी के 3 इजलास हो चुके हैं। इनमें से 2 इजलास वज़ीर खारजा की सतह के थे, जिनमें कश्मीरियों की हिमायत में ताकतवर बयानात दिए गए। OIC की कायम करदा एक और कमेटी ने अपनी तवज्जो मारे जाने वाले कश्मीरी अस्करियत पसंदों के खानदानों की देखभाल पर मरकूज कर रखी है। इस कमेटी का जद्दा में बाकायदगी से इजलास होता है और आखिरी इजलास 13 जुलाई 2020 को हुआ था, जिसमें OIC के पाकिस्तानी नुमाइंदे रिजवान शेख ने बतौर मेहमानाने एजाज शिरकत की थी। इस इजलास में कमेटी के अरकान के अलावा दूसरे इदारों के मुअज़्ज़ज़ अरकान भी शामिल थे। दोस्तों, इस ताज़ा तरीन इजलास के दौरान कौंसल जनरल खालिद मजीद ने शुरा से खिताब में जद्दा में कायम शुदा कश्मीर कमेटी को सराहा था कि ये एक मौसर इदारा है जिसने कश्मीर के मामले को उजागर करने और इसका दिफा करने में मौसर किरदार अदा किया है। सभी जानते हैं कि OIC एक खुद मुख्तार बैनुल अक़वामी इदारा है। अगरचे इसका सदर दफ्तर जद्दा में है, लेकिन इसके सरबराहान मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों से गर्दिशी बुनियादों पर मुंतखब होते रहते हैं और इसने यकीनन कश्मीरी अवाम की हमायत में अपना किरदार अदा किया है। दिसंबर 2019 में सऊदी अरब ने तजवीज़ दी थी कि मुसलमान मुल्कों की पार्लिमानों के स्पीकरों का इजलास मुनक्किद किया जाए ताकि मसला कश्मीर पर बहस की जा सके। ये तजवीज़ सऊदी शौराए कौंसल के सरबराह ने पेश की थी।
اس تجویز کی اہمیت سے سبھی واقف ہیں کیونکہ یہ پارلیمان اپنے اپنے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پارلیمانی اسپیکروں کے اجلاس کی تجویز سرکاری اقدامات کی حمایت کرتی ہے اور اس سے وسیع تر اسلامی سطح پر دوسرے امدادی اقدامات کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ دوستو، پاکستان مسلسل یہی زور دیتا آ رہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں اس وقت تک استحکام اور امن نہیں آ سکتا جب تک مسئلہ کشمیر کا اطمینان بخش اور منصفانہ حل تلاش نہ کر لیا جائے جو اس تنازع کے سبھی فریقوں کے لیے قابل قبول ہو۔ پاکستان یہ بھی اعادہ کرتا ہے کہ اختلافات کو پرامن طریقے سے بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ اس معاملے میں سعودی عرب اور پاکستان کے تصورات اور امیدیں یکساں ہیں اور سعودی عرب کی قیادت اور حکومت پاکستانی موقف کی حمایت میں بیانات دیتی اور مطالبات کرتی رہی ہیں جن کا ارتکاز کشمیر کے مسئلے کا سیاسی اور سفارتی ڈھونڈنے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کا نفاذ ہے۔ سعودی عرب کے تمام معاملات کے بارے میں پالیسیاں بشمول مسئلہ کشمیر سیاسی اور سفارتی غور و فکر پر مبنی ہے۔ پالیسی تشکیل دیتے وقت جذبات یا عوامیت پسند مطالبات کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ دوستو، سعودی قیادت اسلامی اور عالمی معاملات کو ذاتی مفادات یا مخصوص ایجنڈے کی ترویج کی کوششوں کو رد کرتی ہے۔ اس کے برعکس سعودی قیادت نے اپنے دوستوں اور بھائیوں کے مفادات کو ترجیح دی ہے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جسے سعودی عرب نے کئی عشروں سے اختیار کر رکھا ہے، جس میں قول اور فعل ہمیشہ یکساں رہے ہیں۔ دوستو، گزشتہ چند برسوں کے دوران سعودی عرب اور بھارت کے درمیان قربتیں بڑھتی ہیں۔ مودی کی حکومت نے خلیجی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات بہتر کرنے کے ساتھ ہی سفارتی رشتے بھی مضبوط کیے ہیں۔ عرب ممالک نے بھارت میں زبردست سرمایہ کاری کی ہے اور بھارت میں وہ اپنے تجارتی مفاد کے لیے مودی حکومت سے کافی قریب ہوئے ہیں۔ گزشتہ برس جب سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے بھارت کا دورہ کیا تھا تو تمام سفارتی ضابطوں کو درکنار کرتے ہوئے خود مودی ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ تک گئے تھے۔ اسے بھارت اور سعودی عرب کے درمیان نئے دور کے آغاز سے تعبیر کیا گیا تھا۔ خلیجی ممالک انہیں تجارتی مفاد کے مد نظر کشمیر کے سوال پر پاکستان کے موقف کی تائید سے بھی نظریں چراتے رہے ہیں۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارت اور سعودی عرب کے شاہی خاندان کے درمیان قربتیں کافی بڑھ چکی ہیں۔ ایسے میں یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ اس نقشے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ کیا شاہی خاندان اس سے بے خبر تھا؟ اگر ہاں تو کیا نوٹ تصحیح کے بعد دوبارہ شائع ہوگا، اور اگر نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مودی کی خارجہ پالیسی بھی مؤثر نہیں ہے۔ وزیر اعظم مودی اور سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز اس کونسل کے مشترکہ چیئرمین ہوں گے۔ یہ کونسل دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات میں ہونے والی پیش رفت پر نگاہ رکھے گا۔ دوستو، گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعلقات میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے۔ دونوں ملکوں کی باہمی تجارت سالانہ $28 بلین ہو گئی۔ دوسری طرف ہندوستان کے مقابلے پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ باہمی تجارت $4 بلین سے بھی کم ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری پیٹرولیم کمپنی آرامکو نے مکیش امبانی کی ریلائنس انڈسٹریز کے ساتھ پیٹرولیم کے شعبے میں $75 بلین کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔